Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, very often during the UPSC prelims examination preparation या फिर even when you take this exam, कई बार आपको ऐसे terminologies मिलते हैं जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछ लेता बट यू नेवर हर्ड ऑफ इट, और इवन इफ यू हर्ड ऑफ देम बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो वर्ड्स क्या है. एंड उस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं वो, इट्स नॉट सच अ बिग डील, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती. बट सिंस यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट familiar with that word, you tend to look at them as something very difficult. या तो तुम wrong कर देते हो या फिर तुम उसको skip कर देते हो, both of which are not needed. One amongst those is a word called as recusal of judges. If you are anyways related to newspapers, मतलब तुम्हारा कुछ न्यूज़पेपर से लेना देना है, इन द सेंस तुम पढ़ते हो, तो वेरी ऑफन तुमको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं न्यूज में जहां पे बोला जाएगा कि जजेस हैव रिक्यूज्ड देमसेल्व्स फ्रॉम हियरिंग अ पर्टिकुलर केस. तो वर्ड लिखा है जजेस हैव रिक्यूज्ड देमसेल्व्स. नाउ व्हाट डज रिक्यूजल एक्चुअली इंप्लाई? तो इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो मैं तुमको रिक्यूजल बता देता हूं और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे भी टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं जो कि शायद एमसीक्यूज के फॉर्म में तुम्हें पूछा जा सके. मेरा सिर्फ एक सिंपल एजेंडा है कि मेरे साथ तुम 10 15 20 मिनट भी काटो तो तुम्हारा कम से कम एक एमसीक्यू तो सॉल्व हो जाए. दैट्स माय एंटायर लिमिटेड एजेंडा एंड मैं यहां पर टाइम पास करने के मूड में हूं नहीं. सो बी वेरी केयरफुल एंड वॉच दिस. इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यू वांट वेरी लेजर शार्प प्रिपरेशन, बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल स्टैटिक प्रिपरेशन, एब्सोल्युटली रेडी फॉर द एग्जाम. तो यू हैव अ वेरी अमेजिंग ऑफर. यूज माय कोड SEDLIVE टू गेट 60% ऑफ. 60% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा. 9th मार्च तक ये अवेलेबल है. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस ऑफर. सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यूज माय कोड SEDLIVE, SIDLIVE, and you can utilize this. So let's pay close attention to this one. Can you read the news? सबसे पहली न्यूज है CJI संजीव खन्ना रिक्यूजेस फ्रॉम हियरिंग प्लीज रिलेटिंग टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. तो ये वर्ड है. दूसरा इज आरजी कर जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैज डिसाइडेड टू रिक्यूज हिमसेल्फ. नाउ दीज आर द वर्ड्स जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. वी आर नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. मेरा वो पॉइंट ही नहीं है. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. अरे यार पॉलिटिक्स क्या कर रहे हो? करंट अफेयर में तुम्हें ये सब थोड़ा पूछा जाएगा. वो इस करंट अफेयर में से कीवर्ड ढूंढ देंगे कि ये रिक्यूज क्या होता है, नंबर 1, और रिक्यूजल का इफेक्ट क्या होता है, रिक्यूजल क्यों किया जाता है, इज इट एनी यूज, इज देयर अ लॉ रिलेटेड टू दैट. दैट्स इट. यू आर हियर टू क्रैक एन एग्जाम. यू आर नॉट हियर टू डू नेशन वांट्स टू नो. तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो. तुम्हारा काम है इंपॉर्टेंट पॉलिटी टर्म्स को अपने तलक ले आना. दैट्स इट. सो द वर्ड हियर, आज तुम्हारे एक पेज निकाल लो एंड जस्ट राइट द वर्ड रिक्यूज. सो व्हेन यू से द वर्ड रिक्यूज, व्हाट डज रिक्यूज एक्चुअली मीन? See, there is something called as principles of natural justice. लिखो, word is principles of natural justice. PONJ, principles of natural justice. Principles of natural justice is a function of fairness. जो भी हो कानून के निगाहों में, जो भी जुडिशियल डिसीजन हो वो फेयर होने चाहिए. The idea is it should be very fair. Absolutely. Now, suppose there are two parties, A एंड बी, और इन दोनों के बीच में केस चल रहा है. इमेजिन अ सिनेरियो कि इनके बीच में केस चल रहा है. तो डू यू रियलाइज कि इट इज एक्सपेक्टेड, यही उम्मीद रखी जाएगी कि जो इसका फैसला करेगा वो एक थर्ड पार्टी होना चाहिए. उसका ना ए से कुछ लेना देना होना चाहिए, ना कोई बी से लेना देना होना चाहिए. हाउ ऑब्वियस इज दिस? एब्सोल्युटली. उसी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हमने एक कैटेगराइजेशन कर दिया है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो एटलीस्ट इन सो फार एज जुडिशियल डिसीजंस आर कंसर्न, वी आर नॉट हैप्पी इन केस द जज और द अथॉरिटी जो फैसला कर रही है उसका कुछ भी लेना देना हो विद आइदर ए और बी. सो इसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ. ये जब मैं स्पेशल क्लासेस करता हूं या जब मैं प्लस क्लासेस करता हूं तो मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पढ़ाता हूं. यहां पर मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता, यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ प्राइमर देना चाहता हूं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ एक लैटिन मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम है, व्हिच सेज नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज. ऐसा कोई जज नहीं होना चाहिए जिसका उस ए या बी
से कुछ भी लेना देना हो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। इट इज द पॉइंट जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, फेयरनेस है, जायज है, जुडिशियल डिसीजन शुड बी लाइक दिस। नाउ कंसिडर अ सिचुएशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो जो सी है, दो जज है, द थर्ड पार्टी है, ही हैज गॉट समथिंग टू डू विद ए ऑन बी। उनको ऐसा लगे कि, या हमें ऐसा लग रहा है कि दैट थर्ड पार्टी जो इम्पार्शियल होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, he's got something to do with A और B, या उस मुद्दे से उनका कुछ इंटरेस्ट है, तो डू यू रियलाइज कि यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ऐसे कंडीशन में आप जुडिशियल डिसीजन को फेयर नहीं बोल सकते। इट इज नो लॉन्गर अबाइडिंग बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आई होप एवरीवन एग्रीज। ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसा कोई इल्जाम ना लगे, तो उस काम के लिए जजेस कभी कभी अपने आप को रिक्यूज कर देते। जब जजेस को ऐसा लगता है, या तो है भी, कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जज साहब बोल सकते हैं, ऑल्दो ये मैटर मेरे पास आ चुका है, बट आई एम नॉट गोइंग टू हियर दिस मैटर, आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन फेयरली इन फॉलोइंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं ये नहीं इल्जाम सह सकता, मैं ये नहीं परसेप्शन बना सकता कि कोई कल ये मेरे ऊपर पॉइंट आउट कर दे कि मैं फेयर नहीं हूं, इसीलिए आई बेटर रिक्यूज माई सेल्फ। रिक्यूज इज मैं ये केस छोड़ रहा हूं, लेट समबडी एल्स हियर इट, मैं ये केस नहीं सुनूंगा, बिकॉज कोई ना कोई अदरवाइज विल हैव अ पॉइंटेड फिंगर एट मी एंड सेइंग कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड दैट इज व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायोलेट हो रहा है। सो इस कंडीशन को बोला जाता है रिक्यूजल। सो द जज सेज कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई बोल सकता है बायस हो सकता है, तो वो फेयर और इंपार्शियल प्रोसेस नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। तो जज साहब, अब कुछ भी हो सकता है, लेट्स एज्यूम कि वो जो जज है उनका उस लॉयर के साथ, वन अमंग्स द लॉयर के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था एक जमाने में, ओके, कि जब दोनों ही वकील हुआ करते थे, दोनों ही वकील थे, या फिर वो जो जज है उनका कोई रिलेशन, कोई ऐसा रिश्तेदार है वो उस केस का एक पार्टी हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी, जरा भी, वी डोंट अलाउ 1 इंच ऑल्सो। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज नॉट ओनली नेसेसरी दैट जस्टिस बी डन, ये बड़ा जरूरी बात है। इट इज नॉट ओनली नेसेसरी कि जस्टिस किया जाए, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट जस्टिस बी सीन टू बी डन। ये बड़ा जरूरी बात है, इन द सेंस कि हमको ऐसा लगना चाहिए, देखने वाले को भी लगना चाहिए यार जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। एक होता है करना, एक वो तो करना ही है, लेकिन एक होता है कि उसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स ना आए, आधा इंच का भी प्रॉब्लम ना आए, दैट इज कॉल्ड एज जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। वैसे ही मैं तो ये भी मान के चल सकता हूं कि हो सकता है कि इवन इफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो भी जज साहब हो सकता है एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन, इंपार्शियल डिसीजन दे। इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट। लेकिन उंगली उठाने का मौका भी ना मिले, कोई पॉइंट, फिंगर भी पॉइंट ना कर पाए, इसीलिए जजेस रिक्यूज कर सकते। सो मेनी केसेस में जस्टिस रिक्यूज कर देते, राइट। सो ये कहां से आ रहा है? यू मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन, ये कहां से आ रहा है? दिस इज ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस ऑफ जस्टिस, ये सब कुछ फेयरनेस की बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है। आइडिया ये है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, इन अदर वर्ड्स कि नोबडी शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, इट विल बी फेयर इम्पार्शियल। एक शायर ने बोला था ना, बड़ा अच्छा, कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, यकीन था हमें कि कसूर हमारा ही निकलेगा। सो द कॉन्टेक्स्ट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर एब्सोल्युटली। सो सबकी बात सुनी जाए और इम्पार्शियली एक फैसला किया जाए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस कंक्लूजन कि यार एक जज साहब ने मना कर दिया, केस उनके पास आया था, द मैटर वाज मार्क्ड टू हिम, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने एक्यूज कर दिया रादर कि मैं नहीं सुनने वाला, सो आई एम नॉट गोइंग टू हियर दिस मैटर। तो वो केस कहां जाएगा? वरी नॉट, वो किसी और जज को, कोऑर्डिनेट बेंच को, उसको मार्क हो जाएगा, सेम लेवल ऑफ जज विल बी मार्क्ड
to that some other judge. In other words, वो केस reassign हो जाएगा. In other words, the integrity maintain होगी. ऐसा नहीं होगा that you will not be given the chance or you will not have your chances in the court. You will have your chances. तुम्हारा केस वैसे ही सुना जाएगा, सिर्फ वो जज साहब ना सुनकर कोई और जज साहब सुनेंगे. सिंपल. द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. आइडिया तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि इम्पार्शियलिटी है, फेयरनेस है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ अ क्वेश्चन वन में वंडर कि कौन से कंडीशंस में आमतौर पे हमें रिक्यूजल ऑफ जजेस दिखाई देता है. सो एक हो सकता है कि उस केस के फैसले में कोई पर्सनल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो. मेरी फैमिली का, मेरे ही बेटे का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मेरे बेटे के या फिर मेरे रिलेटिव की कोई कंपनी हो. आई डोंट वांट एनीवन टू पॉइंट अ फिंगर. ऐसे टाइम पर मैं रिक्यूजल एक्सपेक्ट करूंगा फ्रॉम द जज कि नहीं यार, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं. ऑल्सो दूसरी बात है कि सी जजेस मेनी अ टाइम्स, और होता क्या है, एवरी जज वाज वंस एटलीस्ट, अगर स्टार्टिंग में जुडिशियल सर्विसेज में ना जाता है, देयर आर मेनी लॉयर्स हु हैव बीन एलिवेटेड टू बिकम जजेस. हो सकता है थोड़े टाइम पहले, जज बनने से पहले, ओके, बिफोर बीइंग कॉल्ड टू द बेंच, जजशिप ऑफर होने से पहले, मैं ही उस केस में लॉयर था. नाउ डू यू रियलाइज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो उनमें से ए या बी का मैं वकील था. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ऑल्सो कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस मैटर हो. और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जज को लगता है कि देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एट द एंड ऑफ द डे अ जज इज अ ह्यूमन बीइंग. अगर जज साहब को खुद को रियलाइज होता है, दिस इज सेल्फ कॉन्शियस, और इसमें कितनी ईमानदारी है, इमेजिन कि उनको लगता है कि आई डोंट सी, या मैं इस केस का फैसला करने में इम्पार्शियल नहीं रह पाऊंगा. व्हाट अ ब्यूटिफुल थॉट. तो ही कैन टेक अपॉन हिज द कॉल अपॉन हिज ओन कॉन्शियंस कि आई विल नॉट बी अ गुड जज इन दिस मैटर, लेट मी रिक्यूज. तो ये सब कुछ छोड़ा जाता है. नाउ वेरी रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाटका हाई कोर्ट में या कहीं, आई एम सॉरी, मे बी मिसप्लेस, बट एक जज साहब ने दे डिसाइडेड टू रिक्यूज, एंड देन केम अलोंग अ पिटिशन एंड सेड कि you should inquire into it. Supreme Court slammed that petition properly. Said, why are you raising question mark on somebody recusing the matter? सुन रहे हो और impartial हो, सुन रहे हो और partial हो, फिर तो समझ में भी आता है. वो जज साहब has taken a call to recuse himself. Why do you want to raise question marks on integrity? So बहुत सारे petitions ऐसे भी फाइल कर दिए जाते हैं जो कि ना अननेसेसरली मिस्चीवियस होते, जो अननेसेसरी बदमाशी के लिए होते, अननेसेसरली रेजिंग क्वेश्चन मार्क्स ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम होते. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कम्स क्रैशिंग डाउन अपॉन देम, एंड दे शुड बी हैविंग द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक ऑन देम, बिकॉज ये गलत बात होती है. अगर एक जुडिशियल इंटेग्रिटी के लिए एक जज ने रिक्यूज कर दिया, आई डोंट सी व्हाई एनीबडी शुड रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस पार्ट. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर नो फॉर्मल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार ऐसे ही करना होगा तो तुम रिक्यूज करोगे जजेस. नो, बट इट इज सेवरल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स एंड जजमेंट्स जिससे हम लोग को यह रियलाइज हुआ है कि कब रिक्यूज किया जाता चाहिए या नहीं किया चाहिए. सो देयर आर टू एक्चुअली वेज ऑफ रिक्यूजिंग. एक ऑटोमेटिक रिक्यूजल होता है जिसमें कंडीशंस होती है, और एक डिस्क्रिशनरी होती है जिसमें जज साहब को खुद को लगता है दैट अंडर सम सर्कमस्टांसेस आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू एडजुडिकेट दिस मैटर. आइदर वेज, इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें एमसीक्यू में आ सकता है, देयर इज नो रूल बुक, देयर इज नो लॉ विच सेज कि यार ये कब रिक्यूज किया जा सकता है और कौन से कंडीशंस में रिक्यूज किया जा सकता है. बट देयर आर सेवरल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स एंड वी कैन हैव एटलीस्ट वेयर आर वी हेडिंग or what are the conditions which might as well be understood as conditions apt in which a judge might recuse himself. So these are very important questions and these are possible multiple choice questions. What is important जो तुम्हारे MCQ में भी फॉर्म करेगा, recusal of judges actually upholds what? तो बोल देना principles of natural justice. और in a way principles of natural justice uphold करने का simple concept ये हो जाता है कि when you will say that fair process or the due process of law is conducted because of this. तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को काफी हद तक
सिनोनिमसली डिफाइन कर दिया था, ओके। और लेकिन फिर भी यूपीएससी ने एक जमाने में फेयर प्रोसेस ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस ऑफ लॉ को अलग अलग चॉइसेस में डाला था। आइदर वेज डोंट वरी अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस, वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दे आर रेडी टू ट्रिप यू, बट याद रखना रिक्यूजल ऑफ जजेस इज आवर बिलीफ और द वे of implementing what is called as principles of natural justice. So I have recapped the entire thing. All right, let's quickly recap actually rather the entire thing. So recusal of judges is voluntarily the judge saying that I will not hear this matter. Usually the conditions are that there could be a pecuniary financial interest या personal interest या the judge may feel that वो कभी किसी time पर उस केस में involved थे as a lawyer or a representative. Also, sometimes the judge upon his own conscience may believe that he may not be the best person because he may not remain impartial to the matter at hand, and that is why he could recuse. India mein there is no law related to recusal. It is upon the conscience of the judge, as well as several Supreme Court judgments have decided when or when not to recuse the matter. इसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है तो व्हाट इज इट बेस्ड अपॉन? इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अ लैटिन मैक्सिम कॉल्ड एज नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, फेयरनेस ऑफ लॉ, एंड दिस इज द वे वी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तुम्हारे सारे एमसीक्यूज इन कुछ मिनट्स में हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस आई होप दैट आपको इसके बारे में यू मे थिंक, you may have some views on this. आप इस बारे में क्या सोचते हो? Should or should not the judges be recusing on matter? Also, कि क्या इसके बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? Let me know. I'll be happy to hear your comments. Intelligent comments करना. Please time pass, layman comments मत करना, चाय की टपरी वाले comments मत करना. अच्छे comments करना. Show me that you are worthy of knowing so much and becoming a concerned Indian citizen. Of course, that the future bureaucrats of this country. So I'll be waiting for your comments. अच्छे comments देखो, मैं इंतजार करूंगा, and let's see if you can be substantial in this. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.